हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अंतर्जात बल और बहिर्जात बल पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल। देखिए, किसी भी संरचनात्मक दृष्टि से पृथ्वी का एक है बाहरी बल, जो ये दिखता है कि किस तरह से टूटन फूटन हो रहा है, और एक है इसके आंतरिक बल। अंदर की गतिविधियां कैसे होती हैं। बाहरी बल से तो दिखता है कि अपर्दन होता है, इरोजन होता है, अवनलिका अपर्दन होता है, कई प्रकार के अपर्दन होते हैं। लेकिन आंतरिक बल के अंतर्गत पटल विरूपण सिद्धांत है, अधोमुखी सिद्धांत है। तो इन सब गतिविधियों के आधार पर भूपटल पर परिवर्तन आता है। तो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले दो बल हैं। एक है अंतर्जात बल, एक है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इसके आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं, और जो बाहरी भाग पे बल उत्पन्न होता है उसे बहिर्जात बल कहते हैं। सतह पे जो उत्पन्न होता है, इस पे जो सतह है पृथ्वी का, इस पे जो बल उत्पन्न होता है उसे बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है। एक होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में भूकंप का आना, ज्वालामुखी, ये सब अचानक से ही होते हैं, इसीलिए इसे आकस्मिक बल कहा गया है। आकस्मिक घटने वाली घटनाएं हैं। अंतर्जात बल में एक है आकस्मिक घटनाएं, और इन आकस्मिक घटनाओं में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये गतिविधियां होती हैं। जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी का उठना, भूकंप आना, भूस्खलन, ये तीनों गतिविधियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब भूस्खलन आता है तब बहुत ही जानमाल का हानि होता है, और तीनों के तीनों नुकसानदायक ही होते हैं। ज्वालामुखी आएगा तो लावा आदि निकलेगा, यदि वहाँ पे कोई जनसंख्या या कोई किसी प्रकार का जानमाल है तो वहाँ हानि होगा। लेकिन भूस्खलन से और भूकंप से तो जानमाल का हानि होता ही होता है। और दूसरा अंतर्जात बल में एक तो हो गया आकस्मिक, और दूसरा हो गया पटल विरूपण। दूसरा हो गया पटल विरूपण बल। इसमें क्या है, ये क्षैतिज रूप से चलता है। क्षैतिज और लंबवत दोनों चलता है। और इसमें जब ये क्षैतिज और लंबवत, एक तो महाद्वीपीय संरचनाएं ऐसे चलेंगी
और एक ऐसे चलेंगी। तो ऐसे स्थिति में कई प्रकार के जो है आकृतियां बनकर के सामने आती हैं। क्षैतिज के दो कार्य हैं। एक तो हो गया महादेशीय संचलन। जब महादेशीय यानी कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप पे चल रहे हैं तो इसमें कई गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों से उत्थान पतन इनका सबका होता है। यदि उत्थान हो गया, चलते चलते कई बार होता है कि जमीन उठ जाती है। जब जमीन ऐसे उठ जाती है तो उसे उठे भाग को कहा जाता है ऊपरमुख बल। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जमीन धंस जाती है। जो जमीन धंस जाती है तो उसे कहा जाता है अधोमुखी बल। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं और बहिर्जात बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है। अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है। एक होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में आप जानते हैं भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। और दूसरा है भूपटल विरूपण सिद्धांत। ये क्षैतिज और लंबवत दोनों होते हैं। तो क्षैतिज के अंतर्गत महाद्वीपीय संचलन होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उत्थान निर्गमन की क्रियाएं होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि महाद्वीप का निर्माण होता है और महाद्वीप का कोई भी भाग यदि ऊपर उठ जाता है तो उसे ऊपरमुखी बल कहते हैं, तथा जब महाद्वीप के भागों का धसाव होता है तो उसे अधोमुखी बल कहते हैं। अब दूसरा है पर्वतीय संचलन। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत संपीड़न और तनाव दोनों कार्य करते हैं। जब तनाव मूलक कार्य होगा, जब जैसे मान लीजिए एक भूखंड ये है, अब यहाँ पे तनाव का कार्य होना शुरू हो विपरीत। एक खिंचाव, मान लीजिए एक हल्की सी दरार है, पहले तनाव एक इधर के लिए खींच रहा है, एक भूखंड इधर। तो ये धीरे 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 क्या होगा कि पृथ्वी का जो भाग है तो ये ऐसे पहले होने लगेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता 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 टूट जाएगा क्योंकि ये विपरीत चल रहा है। तो जब विपरीत स्थिति में खिंचाव होगा तब तनाव ज़्यादा होगा और जब तनाव होगा तो ये टूट जाएगा और इसे कहा जाता है तनाव मूलक बल। और इससे क्या बनता है? इससे भ्रंश बनता है, इससे दरार उत्पन्न होता है, इससे चटकना। पहली स्थिति क्या होगी? पहली होगी चटकेगा। जब खिंचाव होगा, दबाव होगा तो ये चटकेगा। उसके बाद में दरार पड़ जाएगा बड़ा, फिर भ्रंश या भ्रंश घाटी आदि इसी प्रकार के धीरे धीरे गतिविधियां बनने लगती हैं। दूसरा है संपीड़नात्मक बल। तनाव मूलक बल और संपीड़नात्मक बल। तनाव मूलक में आपने देखा कि स्थितियों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और धीरे 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 ये टूटने लगते हैं और भ्रंश आदि तमाम प्रकार का आकार ले लेता है। दूसरा है संपीड़नात्मक। ये कैसे होता है? अब देखिए, ये आमने सामने होते हैं। अब मान लीजिए कि दो कोई ऐसा लैंड एरियाज है जो आ रहा है, ऐसे आता गया और एक इधर से आ रहा है, ये भी आता गया, धीरे 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 ये आ गया। अब ये दोनों जा रहे हैं दबते हुए।
यानी कि संपीड़ित होते आमने सामने के दबाव से झुक करके और एक समय में क्या करेंगे, संवलन और वलन का निर्माण करेंगे। वलन की प्रक्रियाएं ऐसे होती हैं। यानी कि जैसे आकार पाएगा वैसे ही पृथ्वी मुड़ती चली जाएगी। पृथ्वी का मतलब महाद्वीपीय भाग, स्थलखंड या जो अन्य प्रकार के भाग हैं जहाँ पे स्थल पाया जाता है, वो अपने आकार लेता चला जाएगा। अब ये आकार कैसे लेता है उस पर चर्चा करते हैं। अब एक पाई चार्ट के रूप में देखिए इसे कि भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों में अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दो हैं। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत क्लासिफिकेशन कितने हैं? इसके दो हैं। एक तो आकस्मिक बल हो गया और दूसरा हो गया पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन से संबंधित कार्य हो गए। वहीं पटल विरूपण जो है ये दो तरह का होता है। एक महाद्वीपीय जनक बल जो महाद्वीपीय निर्माणकारी या निर्माणकारी बल के रूप में जाना जाता है, और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल के नाम से जाना जाता है। जो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल की बात है, अगर कोई भी लैंड है, एक टुकड़ा ये है मान लीजिए लैंड, और अचानक से ऐसे कोई उठ जाता है पार्ट, तो ऐसी स्थिति को कहा जाएगा ऊपरमुखी बल। और मान लीजिए इस टुकड़े में ऐसे है, कोई अचानक से पार्ट धंस जाता है, तो इसे कहा जाएगा अधोमुखी बल। यानी कि किसी भाग का धंसना अधोमुखी कहलाता है। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत एक तो तनाव कार्य करता है और दूसरा संपीड़न कार्य करता है। तनाव की स्थिति जब पैदा होता है, जैसे ये भाग है और इसमें से एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर भागने लगे, तो धीरे धीरे इसमें तनाव पैदा होगा और ये चटक जाएगा बीच से, यानी दरार पड़ेगा, चटकन होगा, भ्रंश बनेगा। ऐसी तमाम क्रियाएं यहाँ पे होंगी। संपीड़न में क्या होता है कि जब एक लैंड है और ये भी आ रहा हो और इधर से भी दबाव हो, तो जब दबाव होने लगता है तब क्या होता है, ये मुड़ जाता है, बलन का निर्माण करेगा, संवलन का निर्माण करेगा, अपनति का निर्माण करेगा, इन तमाम प्रकार की गतिविधियों का कार्य करेगा। तो ये तो आपका हो गया आंतरिक बल के कार्य। अब बहिर्जात बल कैसे कार्य करते हैं? इसमें बहिर्जात बल के अंतर्गत अनाच्छादन होता है, डेन्यूडेशन बोला जाता है, और अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय और अपर्दन होता है। तो ये अपक्षय अपर्दन क्या है? मान लीजिए कि एक नदी है, और यहाँ से पानी वेग में आ रहा है, उसके बाद जब ज़मीन पे उतरेगी नदी, तब थोड़ा सा लहराते हुए अपना बहेगी और बंगाल की खाड़ी में मान लीजिए गिर जाएगी। अब यहाँ पे जब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सब हैं, अब नदी क्या करती है कि यहाँ से उठाती है और लेकर चल देती है उस आधो को अपक्षय करते हुए। अब यहाँ पे क्या है कि एक पत्थर गिरा, दूसरे पत्थर पर इस पे गिरा, ये भी चटका और ये भी टूटा, यानी इसका भी क्षय कर दिया, यानी ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता हो, उसे कहा जाता है अपक्षय होना। और ये जो नदियां हैं, जब नदी चलती है तो गाद काटते हुए आज इधर चल रही है, अब आगे चल के इसका मन बदल गया, नहीं, अब धीरे धीरे हम इधर से काटेंगे, और यही नदी परिवर्तित होकर के अब ऐसे बहने लगी, और ये भाग ही पूरा समाप्त हो गया।
अब ये सब झील के रूप में कन्वर्ट हो गए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से जितना मिट्टी कटा यह अपर्दन ही तो हुआ। तो अपक्षय पदार्थों चट्टानों का क्षय होना, टूटना फूटना और अपर्दन नदी के द्वारा लाया जाना। तो इस प्रकार का बहिर्जात बल सतह पे दिखता है और अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर के गतिविधियों को दर्शाता है। देखिए, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप मोड़ या बलन का निर्माण होता है। अब जब पृथ्वी के सतह पे मोड़ होगा या आंतरिक गतिविधियों से कुछ दिक्कतें आएंगी तो बलन पड़ेगा, तो उसे अपनति या अवनति के रूप में जाना जाएगा। जैसे अगर मैंने जैसे सतह पे पृथ्वी का कोई भी भाग अगर ऊपर उठ जाता है तो ये आंतरिक गतिविधियों में फोर्स के कारण होता है और इस ऊपर उठे हुए भाग को कहा जाता है अपनति। और यही यदि कोई सतह से नीचे चला जाए तो इसे कहा जाता है अवनति। तो अपनति और अवनति के कारण एक चक्र बनता चला जाता है और बलन के वो कई प्रकारों के आधार को दर्शाने लगता है। जैसे अभी एक भाग ऐसे उठा, उसके बाद ऐसे, तो जो ये भाग उठा ऊपर का इसे कहा जाता है सममित बलन नंबर 1। इसे बोलते हैं सममित वलन। सममित वलन मतलब समान आधार पे उठा हुआ है। और दूसरा है असममित वलन। क्योंकि ये दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है तो इसे असममित बलन कहेंगे, इसे सममित बलन कहते हैं। और इसके आप पता है कि जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे कहते हैं अपनति। ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं अपनति और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसे कहते हैं अवनति। उसके बाद में एक दिग्नत का मतलब यह हुआ कि अब एक दिशा में तो है लेकिन वह लंबवत ना होकर के क्षैतिज रूप में है। उसके बाद फिर हो गया समनत। अब समान रूप से यह बराबर झुका हुआ है। और उसके बाद यह हो जाएगा परवलित बल, क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा झुक गया कि एक पट बराबर हो गया और एक रूप में ले लिया गया। अगर एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक शिला की भांति हो गया। तो बलन के प्रकारों में और भी है, एक है पंखानुमा। पंखानुमा हो जाता तब ऐसे करके हो जाता है तो पंखानुमा भी बलन बनता है, लेकिन ये मुख्य है और इसे क्रमशः आप लोग याद भी रखिएगा। जैसे सममित बलन, असममित बलन, एक दिग्नत। एक दिग्नत बलन, यह हो गया समनत बलन।
और ये हो गया परवलित बलन। परवलित बलन। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा परिभाषा भी जो है लिख लीजिए, इसे पहले बना लीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा परिभाषा लिख लीजिए। अब सममित बलन, इसके कुछ उदाहरण कैसे होंगे? जब दोनों भुजाएं का झुकाव समान हो, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत जो है ये सममित है, यानी समान रूप से उठा हुआ है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अलग झुकाव या एक पक्ष झुका हो दूसरा न झुका हो, ऐसा नहीं है, एकदम बराबर की स्थिति में है और इसीलिए इसे सममित बलन के रूप में जाना जाता है। दूसरा है असममित बलन। तो एक भुजा सामान्य रूप में उठा हो और दूसरे का अधिक झुकाव हो। अधिक झुकाव हो, तो ये आपका हो गया सममित बलन। असममित बलन, सममित बलन, असममित बलन। और इसका जो उदाहरण है ये ब्रिटेन के दक्षिण पेनाइन पर्वत है। पेनाइन पर्वत असममित बलन का उदाहरण है। तीसरा है एक दिग्नत बलन, या दूसरी भुजा समकोण बनाती है। दूसरी भुजा क्या करती है? समकोण बनाती है। ये समकोण बनाएगी, झुकाव भी होगा, तो ये बनाएगी समकोण। एक भुजा तो घूमेगी और दूसरा समकोण पे सीधे लाके खड़ी कर देगी। इसका उदाहरण जो है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये आप वैसे भी ध्यान रखिएगा कि जूरा पर्वत कहाँ है, पेनाइन पर्वत कहाँ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है और कौरी कौशल कहाँ पे है। तो ये एक पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत, तो ये भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा है समनत बलन, दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं। दोनों समानांतर भुजाएं होंगी और ये होता है समनत बलन। और इसका उदाहरण है पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत। पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत समनत बलन का उदाहरण है। और पांचवा है परवलित बलन, दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप पे समानांतर होती हैं। क्षैतिज रूप में समानांतर होती हैं। तो इनका उदाहरण है ब्रिटेन का कौरिक कौशल पर्वत। कौरिक कौशल पर्वत। तो ये जो बलन है, इनके जो उदाहरण हैं, ये आंतरिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। भ्रंश, क्षैतिज संचलन के कारण उसके जो बल है तनाव और संपीड़न, तनाव और संपीड़न, इसके कारण भ्रंश का निर्माण होता है। और भ्रंश के कई प्रकार हैं। जैसे पहला है सामान्य भ्रंश। अब ये सामान्य भ्रंश कैसे बनता है? चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण जब दोनों खंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहा जाता है। जैसे एक ये भूखंड है और ये विपरीत दिशा में बल लगने लगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे दरार पड़ जाएगा और दरार पड़ने के बाद में एक भूखंड कोई ऐसे है तो खिसक जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
यानी कि अब स्थिति बन गई ये वाली, यानी खिसक करके हल्का सा नीचे होकर के अलग हो गया, और ऐसी स्थिति को कहते हैं सामान्य भ्रंश। ये जो भ्रंश बना ये वह सामान्य भ्रंश, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होना है, बस जो दबाव बल लगना है वो विपरीत दिशा में लगना है, और जैसे ही विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इसमें पड़ जाएगा दरार, और जब दरार पड़ेगा तब ये खिसकेगा, और वही जो खिसक जाता है उसके विपरीत खंड विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं। एक दबाव इधर है और एक इधर है, लेकिन खिसकता है हल्का सा नीचे, इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश। इसके दो अलग अलग आधार बनते हैं। जैसे जब चट्टान में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं। ध्यान रहे, सामान्य भ्रंश में विपरीत दिशा में खिसकेगा, जो दोनों भूखंड हैं वो विपरीत दिशा में खिसकेगा, लेकिन व्युत्क्रम में आमने सामने होगा। जैसे आमने सामने, अब आमने सामने जब खिसकेगा तो इसके दो बात होंगे। एक तो भ्रंश का चटकन ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो जाएगा यानी ये भाग नीचे धंसा और ऊपर ही रह गया, तो ऐसे आकार में इसे उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। जब ये ऊपर अभी ऐसे बन गया, अभी व्युत्क्रम भ्रंश है, लेकिन अगर ये दोनों ये गिर के दोनों चिपक जाएं, कैसे, अब ये भाग और ऐसे है, ऐसे, भाई जब इसका आकार बनेगा तब जब ये चिपकेगा तो ये गायब होगा, तो इस पे आके बैठ जाएगा। सर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो जब ये आके बैठ जाएगा ऊपर तब बनेगा, इसे कहेंगे उत्क्रम भ्रंश। यानी निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं जब आमने सामने खिसक जाए। इसे उत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है जब चट्टान का खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाए, दूसरे खंड पे चढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पश्चिमी घाट कगार, भारत का पश्चिमी घाट कगार, ये व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण है। विंध्याचल कगार क्षेत्र में लटकती घाटियाँ और जलप्रपातों का विकास, ये जितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं ये व्युत्क्रम भ्रंश के उदाहरण होते हैं, ये व्युत्क्रम भ्रंश के उदाहरण होते हैं। सोपानी भ्रंश। अब सोपानी भ्रंश ये कैसे बनेगा, जब किसी भूभाग में कई भ्रंश का इस तरह का निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल ढाल एक ही दिशा में हो, तो उसे सोपानी क्रम या सीढ़ीदार भ्रंश के नाम से जाना जाता है। जैसे यूरोप का राइन घाटी, अब देखिए इसमें एक सीढ़ी की भांति नजर आ रहा है, ये अलग अलग भ्रंश हैं। यानी ये जो भ्रंश का आकार दिख रहा है इसे ही सोपानी भ्रंश के नाम से जाना जाता है। सोपानी भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अब ये एक ही भ्रंश नहीं है, ये अलग अलग कई भ्रंश हैं, लेकिन इनका दिशा, इनका दबाव सब कुछ एक ही दिशा में है, और यही वजह है कि एक सीढ़ीदार संरचना का ये निर्माण कर लेते हैं। और सीढ़ीदार संरचना का निर्माण करते हुए इसलिए इसे सोपानी क्रम या सीढ़ीदार भ्रंश के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप का जो राइन घाटी है, यूरोप की राइन नदी, इसमें एक घाटी है राइन घाटी, इस राइन घाटी को
सोपानी क्रम के उदाहरण के रूप में जाना जा सकता है। ढाल भी एक ही दिशा में होगा और कई भ्रंश बनेंगे, इसे ही सोपानी भ्रंश के नाम से जाना जाता है। भ्रंश के कारण धरातल पर कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश कगार, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्थ पर्वत, होस्ट पर्वत आदि। इसमें से भ्रंश घाटी पहले देखते हैं। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे द्रोणी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लैंड है, अभी सामान्य रूप से एक लैंड है, इसमें कोई हलचल नहीं है, लेकिन अचानक से देखा जाता है कि बीच का एक भाग नीचे धंस गया है। आप देखेंगे कि एक भाग नीचे धंस गया है, तो जो ये भाग नीचे धंसा, इसमें कैसे पता चला कि नीचे धंसा? तो जो ये लेयर थी, ये लेयर यहां पहुंच गई और अचानक से एक भ्रंश का निर्माण बन गया। ये अपने स्थान पे बने रह गए, ये अपने स्थान पे बने रह गए, और जो ये पार्ट था ये नीचे धंस गया, और जब नीचे धंस गया तो ऐसे स्थिति में इसे बोला जाता है भ्रंश घाटी। अब इसके उदाहरण कुछ होंगे, तो ये उदाहरण कहां कहां देखने को मिलेंगे? भ्रंश घाटी में अफ्रीका की झीलें जैसे न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टंगानिका ये स्थित हैं। और ध्यान रहे, जो अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, लगभग 5000 किलोमीटर में है, जो सीरिया से लगा करके और विक्टोरिया तक आता है। बहुत लंबी भ्रंश घाटी है, और इसी के बीच से आपको नील नदी आज सब देखने को मिलेगा। आगे जर्मनी में वासजेंस और राइन भ्रंश घाटी, ये दो उदाहरण हैं। स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी को देखा जा सकता है। और याद रहे, बैकाल झील और लाल सागर ये भी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। और भारत में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और ऊपरी दामोदर ये भ्रंश घाटी के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रहे, भ्रंश घाटी में अभी इस तरह की आकृति 3 मिलेगी। तो भ्रंश घाटी में बीच का भाग धंस जाता है, ये दोनों अपने स्थान पर रहेंगे, लेकिन बीच का भाग ये धंस जाएगा, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। अगला है रैंप घाटी। अब रैंप घाटी कैसे बनता है?
जैसे ये पृथ्वी है, मतलब एक भूखंड है, भाग है। तो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का स्तंभ यथावत रहे, बीच का स्तंभ यथावत रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं। मतलब अब देखिए ये पार्ट बना हुआ है, अब ये अभी क्या हुआ कि ये यथावत बना रहा, लेकिन ये ऊपर उठ गया बीच का भाग। जब ये ऊपर उठ गया तो इसे कहा जाता है रैंप घाटी। याद रहे, रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंशोत पर्वत, इनका सबका आकार लगभग एक ही तरह से होगा, लेकिन उनके बनने की प्रक्रिया में और बनाने की संरचनात्मक दृष्टि से, फोर्स बल से वो अलग अलग दर्शाए जाते हैं। देखने में एक ही तरह सब लगते हैं। तो रैंप घाटी कहलाता है जब बीच का भाग उठ जाए, दोनों भाग जैसे थे ऐसे बने रहें और बीच का भाग उठ जाए तो उसे कहा जाता है रैंप घाटी। और इसके उदाहरण है असम का ब्रह्मपुत्र घाटी। असम का ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी का उदाहरण है। अब है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत में क्या है कि बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे का भाग नीचे धंस जाए। जैसे ये पृथ्वी है, अब यहां पे क्या है कि अब ये अब यहाँ पे क्या है कि ये पहले से देखिए, रैंप घाटी में क्या है कि बीच का भाग ऊपर उठ गया, ये दोनों किनारे अपने यथावत स्थिति में बने रहे, बीच का भाग उठा, इसे कहा गया रैंप घाटी। संरचनात्मक दृष्टि से दोनों आप देखेंगे तो एक ही तरह से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ बीच का भाग स्थान पर बना हुआ है और दोनों किनारे नीचे धंस गए हैं, तो इन्हें बोला जाता है भ्रंशोत पर्वत। ये कौन से पर्वत हैं? ये भ्रंशोत पर्वत हैं। रैंप घाटी में बीच का भाग उठ गया है, भ्रंशोत पर्वत में बीच का भाग यथावत है, दोनों किनारे धंस गए हैं। देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन प्रक्रिया दोनों की अलग है। उदाहरण के रूप में यूरोप का वासजेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, भारत का सतपुड़ा पर्वत और यूएसए के कई पर्वत उदाहरण में हैं। यूएसए के कई प्रांतों में पाए जाते हैं। तो ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हो गए। अब आते हैं हार्स पर्वत। यहाँ पे क्या है कि दोनों भाग यथावत रहेंगे और बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा। देखिए रैंप घाटी में भी क्या था कि बीच का स्तंभ यथावत रहता है, परंतु संपीड़न बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। सॉरी, ये रैंप घाटी वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहां पे क्या है कि बीच का भाग यथावत रहता है
देखिए बीच का भाग यथावत रहता है और किनारे के दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं। जब ये उठ जाएंगे तो एक रैंप घाटी का निर्माण होगा, ये घाटी बन जाएगा। ये है एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र घाटी असम। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी का निर्माण होता है। और हार्ष पर्वत की स्थिति यह है कि यह भाग ऊपर उठ गया है। दोनों भाग यथावत रहेंगे और बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा। बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा, इसे कहेंगे हार्ष पर्वत। एग्जाम्पल है जर्मनी का हार्ज पर्वत। अब ध्यान रहे, भ्रंश घाटी मैंने बताया पहले, उसके बाद में भ्रंशोद घाटी का, रैंप घाटी का उदाहरण असम, भ्रंशोद घाटी का उदाहरण यूरोप का वास्तेज ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का साल्ट रेंज, भारत का सतपुड़ा, हार्ज में जर्मनी का सतपुड़ा। तीनों के लगभग प्रक्रियाएं सेम दिख रही हैं, लेकिन दोनों के कार्य पद्धति में अलग अलग अंतर है। और इनके दोनों में तो प्रक्रिया सेम दिख रही, दूर से देखने में नहीं पता चलेगा कौन हार्ज पर्वत है और कौन भ्रंशोद पर्वत है। यहाँ पे रैंप घाटी, भ्रंश घाटी अलग अलग दिखाए गए हैं, लेकिन भ्रंश घाटी का प्रक्रिया दूसरा है। भ्रंश घाटी में क्या होता है कि बीच का भाग धंस जाता है और दोनों बराबर रहते हैं, तो वो होता है भ्रंश घाटी। देखिए भ्रंश घाटी में क्या है कि दोनों भाग बराबर रहते हैं, बीच का भाग धंस जाता है। जबकि रैंप घाटी में बीच का भाग, भ्रंश घाटी में बीच का धंसता है, दोनों बगल के बराबर रहते हैं। रैंप घाटी में बीच का यथावत रहता है और बगल के ऊपर उठ जाते हैं, तब भी घाटी बन जाता है। भ्रंशोद पर्वत पे बीच का भाग यथावत रहता है, अगल बगल के धंस जाते हैं। और हार्ष पर्वत में अगल बगल के यथावत रहते हैं और बीच का भाग उड़ जाता है। बीच का धंसना भ्रंश घाटी, अगल बगल का उठना रैंप घाटी, अगल बगल का धंसना भ्रंशोद पर्वत, बीच का उठना हार्ष पर्वत। तो दोस्तों ये रहे भ्रंश से संबंधित हमारी कुछ गतिविधियां जिस पर हमने चर्चा किया। मैं अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।